द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे नज़रिए पर बात कर रहे हैं जो कहता है कि किसी महिला का दिल जीतने का रास्ता तोहफों या मीठी बातों से नहीं, बल्कि एक खास तरह की साइकोलॉजी से होकर जाता है। ये मैकियावेली के सिद्धांतों से प्रेरित एक ढांचा है जो आकर्षण के बजाय जुनून मतलब ऑब्सेशन पैदा करने की रणनीतियों पर जोर देता है। तो आज हमारी बहस का जो मुख्य सवाल है वो यही है, क्या ये नज़रिया आत्मसम्मान और मजबूत सीमाओं पर आधारित आकर्षण बनाने की एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक रणनीति है, या फिर ये सिर्फ इमोशनल हेरफेर और नियंत्रण का एक खतरनाक नुस्खा है जो आखिर में अस्थिर और टॉक्सिक रिश्तों को ही जन्म देता है। मैं इस पक्ष में हूं कि यह ढांचा सम्मान और मनोवैज्ञानिक गहराई के जरिए एक मजबूत आकर्षण बनाने का तरीका सिखाता है। और मेरा मानना है कि ये भावनात्मक हेरफेर और दिमागी खेलों का ऐसा खाका है जो स्वस्थ रिश्तों की नींव को ही कमज़ोर कर देता है। देखिए, मेरे हिसाब से इस रणनीति का असली मकसद क्रूरता या नियंत्रण है ही नहीं। इसका मकसद है अपने लिए अटूट मानक यानी स्टैंडर्ड्स तय करना और अपने आत्ममूल्य को समझना। स्रोत में एक बहुत मजबूत विचार दिया गया है, प्यार से ज्यादा डर पैदा करो। अब यहां डर का मतलब देखिए, किसी को धमकाना नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसे स्वाभिमानी इंसान को खोने का डर जो अपने उसूलों से कभी समझौता नहीं करता। तर्क बहुत सीधा है, बिना सम्मान के प्यार बहुत जल्द सामान्य और उबाऊ हो जाता है। असली आकर्षण तब पैदा होता है जब आप ये जताते हैं कि अगर आपके मूल्यों का अनादर हुआ तो आप अपनी मौजूदगी वापस लेने में एक पल भी नहीं हिचकिचाएंगे। ये लगातार किसी को खुश करने की कोशिश करने के बजाय एक रहस्य और एक तरह का मनोवैज्ञानिक खिंचाव बनाने पर जोर देता है, जिसे स्रोत मनोवैज्ञानिक गुरुत्वाकर्षण कहता है। सीधी सी बात है, जो चीज बिना किसी चुनौती के मिल जाती है उसकी कोई कदर नहीं होती। मैं इस नज़रिए से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ये ढांचा अपनी भाषा से ही अपने इरादे जाहिर कर देता है। चुपचाप सजा देना, उसकी दुनिया को विभाजित करना, अनुपस्थिति के माध्यम से नियंत्रण। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये भावनात्मक शोषण की रणनीतियां हैं जो किसी भी स्वस्थ रिश्ते के बुनियादी सिद्धांतों जैसे भरोसा, खुलापन और संवाद के एकदम खिलाफ हैं। इसका पूरा ध्यान इस बात पर है कि अपने साथी में जानबूझकर चिंता, असुरक्षा और एक मनोवैज्ञानिक तनाव पैदा किया जाए ताकि एक जुनून बन सके। ये कोई सच्चा रिश्ता नहीं है, ये एक व्यसनी और अस्थिर गतिशीलता है। स्रोत में जो कैसीनो की तरह इनाम देने की बात कही गई है वो इसका सटीक उदाहरण है। ये सीधे सीधे संवाद और विश्वास को खत्म करके धोखे और मनोवैज्ञानिक खेल को बढ़ावा देता है। स्रोत का ये कहना कि अच्छा होना जरूरी नहीं, अच्छा दिखना जरूरी है, साफ तौर पर प्रामाणिकता के ऊपर धोखे को तरजीह देता है। मैं मानता हूं कि ये मुहावरे सुनने में कठोर लगते हैं, लेकिन अगर हम भाषा से परे जाकर इसके पीछे के सिद्धांत को देखें तो एक अलग तस्वीर उभरती है। चलिए पहले बिंदु पर आते हैं, डर बनाम सम्मान। यहां डर का मतलब नुकसान का डर है, जो सम्मान का ही एक गहरा रूप है। जब कोई आपके तय किए गए मानकों का सम्मान नहीं करता तो आपका चुपचाप अपनी ऊर्जा और ध्यान हटा लेना हेरफेर नहीं, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली बयान है। यह दिखाता है कि आपका आत्मसम्मान बिकाऊ नहीं है। जैसा कि स्रोत कहता है, यह एक मनोवैज्ञानिक गुरुत्वाकर्षण बनाता है। आप किसी का पीछा नहीं करते, बल्कि हालात ऐसे बनाते हैं कि वो आपकी ओर खिंचे। यह चिल्लाने या लड़ने के बारे में नहीं है, यह शांत और मजबूत इरादे के बारे में है। इसे डर कहना है अपने आप में समस्या की जड़ है। स्वस्थ रिश्ते सुरक्षा और भरोसे पर बनते हैं, इस लगातार बने रहने वाले खौफ पर नहीं कि साथी किसी भी पल दूर जा सकता है। स्रोत में जो एक ही बार में दंगित करें की रणनीति बताई गई है वो असल में भावनात्मक रूप से अपमानजनक साइलेंट ट्रीटमेंट का ही दूसरा ज्यादा आकर्षक नाम है। इसमें आप संवाद करने के बजाय चुप्पी साध लेते हैं। ये आपके साथी को अंदाजा लगाने, चिंता करने और खुद को दोषी महसूस करने पर मजबूर कर देता है। ये सम्मान नहीं सिखाता, ये चिंता और बेचैनी पैदा करता है। ये एक पावर प्ले है जहां एक व्यक्ति दूसरे को अपनी शर्तों पर वापस आने के लिए मजबूर करता है। यहां मेरी सोच थोड़ी अलग है। मैं इसे साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं कहूंगा, क्योंकि उसका मकसद सजा देना होता है। यहां मकसद है अपनी ऊर्जा को उस स्थिति से हटाना जहां आपका सम्मान नहीं हो रहा। ये आत्मसंरक्षण है, सजा नहीं। लेकिन चलिए
अगले मुद्दे पर आते हैं जो इससे जुड़ा है, छवि और रहस्य बनाम प्रामाणिकता। ये ढांचा झूठ बोलने की वकालत नहीं करता, बल्कि अपनी प्रस्तुति को नियंत्रित करने की बात करता है। स्रोत में साफ लिखा है, लोग सच्चाई पर नहीं बल्कि जो सच महसूस होता है उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। अपनी शख्सियत का 80% हिस्सा दिखाना और बाकी 20% को रहस्य में रखना आकर्षण को गहरा करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसान का दिमाग स्वाभाविक रूप से उस पहेली को सुलझाना चाहता है जिसे वो पूरी तरह से समझ नहीं पाता। ये शक्तिशाली खामोशी है, कोई दिखावा नहीं। ये वैसा ही है जैसे मान लीजिए किसी फिल्म का ट्रेलर। आप सबसे अच्छे हिस्से दिखाते हैं लेकिन पूरी कहानी नहीं बताते। इसी से तो लोगों में फिल्म देखने की उत्सुकता जगती है। माफ कीजिए, लेकिन ये तर्क मुझे ठीक नहीं लगता। ये प्रामाणिकता के खिलाफ एक सीधा हमला है। ये लोगों को एक मुखौटा पहनने के लिए उकसाता है। स्रोत का ही एक नियम है, जब आप अनिश्चित महसूस करें तो एक निश्चित व्यक्ति की तरह खड़े हों। ये एक ऐसा रिश्ता बनाने की रेसिपी है जहां एक साथी दूसरे को कभी भी पूरी तरह से जान ही नहीं पाता, क्योंकि दूसरा हमेशा एक किरदार निभा रहा होता है। यह लंबी अवधि की अंतरंगता और विश्वास के लिए विनाशकारी है। असल जुड़ाव तब होता है जब आप अपनी कमजोरियां भी साझा करते हैं, ना कि उन्हें हर वक्त एक मजबूत मुखौटे के पीछे छिपाते हैं। यह एक प्रदर्शन है, संबंध नहीं। और जब वो भ्रम टूटता है तो सब कुछ बिखर जाता है। आपने वल्नरेबिलिटी का एक जरूरी मुद्दा उठाया, लेकिन मैं कहूंगा कि वल्नरेबिलिटी दिखानी पड़ती है। ये हर किसी को नहीं दी जाती। ये नियंत्रित प्रस्तुति रिश्ते के शुरुआती दौर के लिए है, जब विश्वास अभी बना नहीं है। लेकिन आपके अनुसार ये प्रामाणिकता के खिलाफ है, जबकि दूसरे पक्ष का तर्क है कि यह सिर्फ एक मुखौटा नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक रणनीति है। चलिए ऐसी ही एक और रणनीति पर बात करते हैं, जिसे स्रोत विभाजित करो और जीतो कहता है। हाँ, ये तो और भी ज्यादा चिंताजनक है। देखिए, उसकी दुनिया को विभाजित करो का मतलब उसके विश्वासों पर हमला करना नहीं है, जैसा ये सुनने में लगता है। इसका मतलब है बौद्धिक जिज्ञासा को बढ़ावा देना। जब आप किसी के स्थापित विश्वास पर एक छोटा सा तार्किक सवाल उठाते हैं तो आप उसे सोचने पर मजबूर करते हैं। ये एक बौद्धिक चुनौती है। इंसान स्वाभाविक रूप से उन लोगों की ओर आकर्षित होता है जो उन्हें एक नए नजरिए से दुनिया दिखाते हैं। ये उसके मन में आपके लिए एक खास जगह बनाता है जो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने से कभी नहीं बन सकती। ये एक मनोवैज्ञानिक तनाव पैदा करता है जो आकर्षण को बढ़ाता है। ये सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक समझ है, कोई जबरदस्ती का नियंत्रण नहीं। ये साफ तौर पर हेर-फेर है, चाहे आप इसे कितनी भी खूबसूरती से पेश करें। किसी के विश्वासों में जानबूझकर दरार पैदा करना या कैसीनो की तरह खुराक में इनाम देना, ये रणनीतियां किसी व्यक्ति के मानसिक संतुलन को अस्थिर करने के लिए ही डिजाइन की गई हैं। ये जो कैसीनो की तरह इनाम देने की बात है, ये असल में इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट का एक क्लासिक उदाहरण है। यही सिद्धांत है जो लोगों को स्लॉट मशीन का आदी बना देता है। जब इनाम का कोई तय पैटर्न नहीं होता तो दिमाग डोपामीन की उम्मीद में लगातार लगा रहता है। ये प्यार नहीं है, यह एक इंसान को मनोवैज्ञानिक रूप से दूसरे के रिएक्शन का आदी बनाना है। आप दूसरे व्यक्ति को एक खेल में एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, न कि उसे एक बराबर का साथी समझ रहे हैं। यह एक ऐसा शक्ति असंतुलन पैदा करता है जो स्वाभाविक रूप से अस्वस्थ है। मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन मैं इसे शक्ति संतुलन के रूप में देखता हूं, वर्चस्व के रूप में नहीं। यहीं पर आई थिंक शेर और लोमड़ी की रणनीति काम आती है। ये संयोजन शक्ति और बुद्धिमत्ता का एक बेहतरीन संतुलन है। शेर का मतलब है कि जब कोई आपकी बाउंड्री तोड़े, मान लीजिए वो लगातार मुलाकात कैंसिल करती है, तो आप गुस्सा नहीं करते, आप चीखते चिल्लाते नहीं, बल्कि शांति से अपनी मौजूदगी कम कर देते हैं। यह शेर की शक्ति है, शांत लेकिन असरदार। और लोमड़ी का मतलब है कि आप उसकी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं या परीक्षणों को समझदारी से देखते हैं, बिना खुद भावनाओं में बहे। जब वो आपको परखने के लिए कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया देती है तो आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करते, आप देखते हैं और समझते हैं। यह संयोजन आपको मजबूत भी दिखाता है और समझदार भी। यह भावनात्मक परिपक्वता का प्रतीक है। ठीक है, मैं भावनात्मक परिपक्वता का तर्क समझती हूँ, लेकिन इस ढांचे में वो रेखा कहाँ है जहाँ प्रतिक्रिया न करना भावनात्मक समर्थन देने में विफलता बन जाता है? यह रणनीति एक साथी के साथ सच्चे भावनात्मक आदान प्रदान से बचने का एक तरीका भी तो हो सकती है,
अगर साथी वाकई परेशान है, अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है और उसे आपसे जुड़ने की जरूरत है, तो क्या उस वक्त लोमड़ी बनना और कोई प्रतिक्रिया न देना भावनात्मक उपेक्षा नहीं है? यह उसे यह महसूस कराता है कि उसकी भावनाओं का कोई महत्व नहीं है, कि आप बस एक गणनात्मक खेल खेल रहे हैं। आप भावनाओं को समझ नहीं रहे हैं, आप बस एक भूमिका निभा रहे हैं। यह लंबे समय में विश्वास कैसे बना सकता है? मैं भावनात्मक उपेक्षा के आपके आरोप को समझता हूं, लेकिन यहाँ फर्क है। यह रणनीति तब लागू होती है जब आपको परखा जा रहा हो, न कि जब आपका साथी वाकई में भावनात्मक समर्थन मांग रहा हो। यह भावनाओं को खारिज करने के बारे में नहीं, बल्कि जानबूझकर किए गए उकसावे पर प्रतिक्रिया न करने के बारे में है। एक बुद्धिमान व्यक्ति में यह अंतर करने की क्षमता होनी चाहिए कि कब कोई समर्थन मांग रहा है और कब कोई आपको भावनात्मक रूप से उकसाकर आपकी प्रतिक्रिया देखना चाहता है। लेकिन स्रोत इस अंतर पर कोई जोर नहीं देता। वो बस कहता है, देखो, प्रतिक्रिया मत करो। यह सीधे तौर पर भावनात्मक आदान प्रदान से पीछे हटने का निर्देश है। एक रिश्ते में कभी कभी आपको प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत होती है, सहानुभूति दिखाने की ज़रूरत होती है, न कि शांत रहकर स्थिति का विश्लेषण करने की। इस पूरे ढांचे में सहानुभूति और आपसी समझ के लिए कोई जगह नहीं है, केवल शक्ति, नियंत्रण और रणनीति के लिए। तो संक्षेप में कहूं तो ये ढांचा उन लोगों के लिए एक शक्तिशाली मार्गदर्शिका है जो दूसरों से सत्यापन का पीछा करने के बजाय आत्मसम्मान और मनोवैज्ञानिक गहराई से आकर्षण बनाना चाहते हैं। ये सिखाता है कि सच्चा और टिकाऊ आकर्षण सम्मान से पैदा होता है, ना कि लगातार किसी की चापलूसी करने से। ये अपनी उपस्थिति के मूल्य को समझने और उसे तब वापस लेने के बारे में है जब उसका सम्मान ना किया जाए। ये शक्ति और आत्मनियंत्रण का एक शांत, अनुशासित और असरदार रूप है। और मैं ये कहकर समाप्त करूंगी कि ये ढांचा सुनने में भले ही शक्तिशाली लगे, लेकिन असल में ये भावनात्मक नियंत्रण और हेरफेर का एक नुस्खा है। ये प्रामाणिक संबंध बनाने के बजाय जुनून पैदा करने के लिए डिजाइन की गई रणनीतियों को बढ़ावा देता है, जो एक नशे की तरह काम करती हैं। ये एक ऐसा खेल है जिसमें अंततः कोई नहीं जीतता, क्योंकि ये विश्वास, प्रामाणिकता और आपसी सम्मान की नींव को ही नष्ट कर देता है, जो किसी भी स्थायी और स्वस्थ रिश्ते के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। निश्चित रूप से ये दोनों नजरिए आकर्षण और मानवीय संबंधों की जटिल प्रकृति पर दो बहुत अलग विचार पेश करते हैं। स्रोत सामग्री इस बारे में और भी बहुत कुछ बताती है कि ये रणनीतियां कैसे काम करती हैं, और ये सवाल हमेशा बना रहता है कि मनोवैज्ञानिक समझ, शक्ति और भावनात्मक हेरफेर के बीच की बारीक रेखा आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए।